अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ सर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। अपना अगला जो प्रोग्राम हमारा ग्लोबल व्यू का, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, बड़े स्पेशल गेस्ट हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल गेस्ट हैं। मैडम नुज़रत रहमत इनका नाम है। शी बिलोंग्स टू लाहौर। ये HR एंड OD, मेरा ख्याल आप समझते होंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर उसकी कंसल्टेंट हैं और पिछले 15 साल से ये मुख्तलिफ अदारों के साथ मुंसलिक भी रही हैं, उनके लिए काम भी कर रही हैं। और एक चीज़ इनको बड़ी क्रेडिट पे जाती है कि ये फिजिकली बाय बर्थ थोड़ी हैंडीकैप है, चलने में थोड़ी दुश्वारी है, लेकिन चलती हैं, एक्टिव हैं। और इसके सब बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद प्रोफेशनली भी इन्होंने ये तमाम अपने जो माइलस्टोन थे उनको अचीव किया और अपना एक नाम बनाया है अपनी एक फील्ड के अंदर। तो बहुत शुक्रिया मैडम नुज़रत, आपने हमें टाइम दिया और आप इस वक्त हमारे साथ हैं। और मेरा ख्याल है आपकी जो मौजूदगी होगी ये सबके लिए बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि इससे उनको फ़ायदा पहुंचेगा, उनको पता चलेगा कि स्ट्रगल कैसी होती है और किस तरीके से अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाया जाता है। स्पेशली वो खातीन जो थोड़ी बहुत, जिनके पास अगर या तो फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर उनके साथ कोई फिजिकली कोई ऐसा डिफिकल्टी है उनके साथ। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक एंकर हैं जो फिजिकली जिनका एक्सीडेंट हो गया था और बड़ी कामयाब जा रही है, एक न्यूज चैनल से पेश होती है। तो आप जरा अपनी तालीम के बारे में और थोड़ा बहुत जो आपने जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है वो जरा शेयर कीजिए व्यूअर्स के साथ। जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इम्तियाज साहब आपके इनवाइट करने का। मैं यहाँ पे मेरी बाय बर्थ प्रॉब्लम रही, ठीक है, जब मैं हुई। बट प्रॉब्लम ये होता था कि एवरी 3 मंथ्स जो होता था, साल के 3 मंथ्स आई वाज टोटली ऑन बेड। मैं चल नहीं सकती थी, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। बट थैंक्स गॉड, थैंक्स टू अल्लाह तो डेफिनेटली, बट मेरे पेरेंट्स का, मेरे डॉक्टर का, प्रोफेसर डॉक्टर नईमुल हमीद, आई रियली अप्रिशिएट हिम कि आज अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। 1 पॉइंट। सेकेंड वन, मैंने इसी तरह डॉक्टर्स ने कहा कि जिसके बीमारी तो साथ रहेगी बट जो ये करना चाहती है उसको वो करने दिया जाए। मेरे पेरेंट्स ने फुली मुझे फोकस रखा। मैंने पहले BCS किया, वो भी टेक्निकल स्टडी थी। फिर मैंने MCS नहीं किया, मुझे लगा कि ये रेगुलर थोड़ा सा हो जाएगा, तो मैंने MBA किया। MBA के बाद अभी रिसेंटली मैंने MS MPhil भी किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। गुड। इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई थिंक एक तो ये मैं बात यहाँ शेयर करना चाहूंगी। मोस्टली लोग हम समझते हैं कि जैसे आप हमें माशाल्लाह देखते हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, तो आपकी लाइफ में स्टडी रुकती नहीं है। जब आपने स्टडी रोक ली तो इट्स मीन आपकी लाइफ रुक गई। और दूसरा जो अचीवमेंट आती है लाइफ में, मेरे ख्याल से सबसे मेन अचीवमेंट मेरी लाइफ में ये है, मेरी मदर 3 टाइम ICU में गई है। एंड आई एम लाइक द पर्सन जो 3 टाइम उनके साथ ICU के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ICU के बाहर, ICU के अंदर इस प्रॉब्लम, इस चैलेंज के बावजूद मैं उनके साथ अंदर रही और डॉक्टर्स नर्सेस से ज्यादा उनको मोटिवेट करती थी। रीजन ये होता था, मुझे ये लगता था कि मेरा जो ट्रेनिंग OD की मैं बातें ऑर्गेनाइजेशन वालों को करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की मैं बातें करती हूँ, वो मेरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था। तो ये चीज थी कि जो मुझे चैलेंज अच्छा लगा कि मैंने वो अचीव किया। दूसरा जो प्रोफेशनल लाइफ का चैलेंज आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने बैंक को ज्वाइन किया तो बैंक में HR का पायनियर में रही और आई फील रियली रियली प्राउड माई सेल्फ। आई एम नॉट लाइक द पर्सन जिसने बने बनाए डिपार्टमेंट में बैठ के एक बच्चा बनाया, उसमें बैठ के मैंने खुद एक एक चीज को खुद इम्प्लीमेंट किया। तो एक छोटा सा इंट्रो है, फिर सिटी स्कूल, फिर कंसल्टेंसी मैंने की, राइट नाउ आई एम विद टेलीकॉम सेक्टर। और प्लस भी कि आगे भी यही चैलेंज ये करने फेस कि हम पेंडेमिक में बैठे हुए कुछ जो हमारे सराउंडिंग में चल रहा है, बट हमें ये सोचना है कि जब तक आखिरी सांस है हमने कुछ ना कुछ करना है। नुज़रत, आप ये बताइए कि आपने ये जो अचीवमेंट की, आपने एजुकेशन हासिल की, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में गए, यूनिवर्सिटीज में गए और उसके बाद फिर आपने जॉब भी किया। तो बाकी जो आपके वहाँ पे जो सीनियर्स थे और कोलीग्स थे उनका रवैया कैसा था? कोऑपरेटिव था, इनकरेजिंग था, या उसके अंदर थोड़ा बहुत डिप्रेसिंग भी था? कोई शेयर करना नहीं, चाहें? मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बीइंग फीमेल आई नेवर एवर टेक एडवांटेज कि जी आई एम ए फीमेल, आई हैव दिस प्रॉब्लम, मुझे ये फेवर की जाए। और प्लस ये जो मेरे सीनियर्स रहे हर ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सक्लूडिंग मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगी, वहां पे मैंने बॉस की वजह से ही छोड़ा था।
उसके सेक्टर हरासमेंट बिहेवियर की वजह से। बट मेरा बैंकिंग सेक्टर का टाइम, बाकी सिटी स्कूल के सारे कोलीग्स बहुत अच्छे थे। मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन के कोलीग्स मेरे बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। और आई थिंक सो अगर आप, मैं अभी भी एक वीडियो अपनी बना रही थी, मैं ये बात कर रही थी कि अगर हम ये कहते हैं ना, ऑलवेज से गुड बाय इन अ गुड मैनर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि रीजन, जब हम एक जगह से जाना चाहते हैं, इट्स लाइक द सेम पॉइंट जब हम दुनिया से जाएंगे, तो दुनिया से जब हम जाएंगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि लोग हमें ये ना कि यार अच्छा ही हुआ चला गया बंदा। तो मैम नुसरत ये बताइए आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 3 बहनें इंक्लूडिंग मी, और एक भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ। ओके, गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने ये क्यों फैसला किया कि आप एचआर में और ओडी में जाना चाहिए? आप क्यों नहीं डॉक्टर बनी, आप क्यों नहीं इंजीनियर बनी या किसी और फील्ड में? ये क्यों आपने, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपने कहा मैं एचआर और ओडी में जाऊंगी? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये रात को ही मैं अपनी मदर से डिस्कस कर रही थी कि ये मेरे पेरेंट्स को भी बहुत टाइम के बाद, थोड़ा सा पहले ही पता चला कि मैंने मेडिकल फील्ड क्यों छोड़ी। मेरे एक डॉक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे रहे, फैमिली डॉक्टर, और बहुत वेल नोन लाहौर के डॉक्टर, सब उनको बहुत अप्रिशिएट और रिगार्ड करते थे। बट उन्होंने एक रेड बत्ती के पीछे लगाए रखा सारी उम्र कि बच्ची इस एज में जाके ठीक हो जाएगी, इसकी हम ऑपरेट करेंगे, ये करेंगे। बट आई रियली थैंकफुल टू डॉक्टर नईमुल हमीद, ये किंग एडवर्ड के प्रिंसिपल रह चुके हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नईमुल हमीद। ही ऑलवेज सेड हमारा फोकस इसकी टांग का ऑपरेशन करना नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि she is like doing perfectly fine, she don't have any problem। तो वो जो चीज थी ना, वो बहुत मैटर कर रही थी कि मैंने उस रीजन से कि मुझे लगा था कि फॉर द टाइम बीइंग कि शायद लोग डॉक्टरी में झूठ बोल जाते हैं। तो मेरा एडमिशन हो गया था क्वीन मैरी में, लाहौर कॉलेज में, मेडिकल में। बट आई चूज कि नहीं, मुझे मेडिकल में नहीं जाना, मुझे बीएस करना है, मुझे एफएससी करनी है। और देन आफ्टर जब मैं बैंकिंग सेक्टर में गई, तो बैंकिंग में मुझे चांस मिला। वहां पे मेरे एचओडी जो थे, सीईओ, उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा एचआर नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो इफ यू वांट टू टेक दिस चांस, तो आई रियली फील हैप्पी कि तुम खुद करोगी ये चीज। तुम, आई फील प्राउड माई सेल्फ कि एटलीस्ट मुझे एक स्टार्टिंग से चांस मिला, मैंने इसको खुद एस्टेब्लिश किया। गुड। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपकी फिजिकल इंपेयरमेंट है, इसमें आपका चलने में दुश्वारी, तो कैसे आप फिर चलते हैं? कोई स्टिक के साथ चलते हैं या कोई चेयर की हेल्प लेते हैं? किस तरह चलते हैं आप? मैं पहले तो कुछ नहीं यूज करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट। मुझे लाहौर कॉलेज में थोड़ा सा स्टिक यूज करनी पड़ी। बट फिर जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गई, तो बहुत टीचर्स कोऑपरेटिव थे। डॉक्टर नासा, डॉक्टर जदून, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। लाइक मेरा बैग एडमिन डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, मैं फ्रेंड्स का हाथ पकड़ के चल रही हूँ, नो वन बॉदर। बट टाइम के साथ ग्रेजुअली जब थोड़े से सेल्फिश लोग आपके सराउंडिंग में मिलते हैं और वो आपको थोड़ा सा हर्ट करने की कोशिश करते हैं, अब राइट मुझे डॉक्टर इफलाक ने सजेस्ट किया रूलेटेड, इट्स लाइक ट्रॉली, उसके ऊपर आप बैग रखो और उसकी हेल्प से चल सकते हैं आप। अच्छा, गुड गुड। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एचआर है, एचआर तो हम समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, कि लोगों को एक तो हायर करना है, फिर उसके बाद उनको मुख्तलिफ जो स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं उसके लिए उनको तैयार करना है। तो ये जो ओडी पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज भी आ गया है और एचआर भी है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स के लिए, ओडी क्या है? हमारे यहाँ पे हम लोग अभी तक टू सम एक्सटेंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि हायरिंग एंड फायरिंग एचआर। और जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात आती है, तो पीपल थिंक अबाउट, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूंगी, आप देखें हमारे पाकिस्तान की बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस में नाकामी का रीजन है, वो सक्सेसर नहीं है। वहां पे आपकी सक्सेशन प्लान जहाँ पे वीक होगी, तो मेन चीज, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कोई बहुत लंबी चीज नहीं एक्सप्लेन करती, एक छोटी सी एग्जांपल आती है कि जहाँ हम बात करें सक्सेशन प्लानिंग की, अगर हम अपना सक्सेसर रेडी कर लेना, तो इट्स मीन वी आर गुड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। अच्छा, नहीं, लेकिन इसमें मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो जनरल ऑब्जर्वेशन में आया है, क्योंकि ज़ाहिर बेसिकली तो मैं वकील हूँ, लेकिन ये एक कंपनीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ चूंकि राब्ता रहा भी है, मुंसलिक भी रहा हूँ, ये देखने में ये एक सक्सेसर लोग इसलिए नहीं तैयार करते कि वो थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे बंदा तैयार हो जाए तो उनकी छुट्टी हो जाए। ये और ये किस हद तक ये
अमली तौर पे ये ऐसा हो भी जाता है अगर सक्सेसर तैयार हो जाए तो। नहीं इम्तियाज साहब देखिए, अगेन एक चीज अगर देखें, अगर हम बीइंग आपके, मैंने बहुत सारे इस्लामिक लेक्चर सुने जैसे आपका कल रहमान और रहीम पे चल रहा था, जी जी छोटे छोटे चीजें समझने की बात है। अभी हम बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अभी जब आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, कि रिजक देने वाली जात अल्लाह की है। बिल्कुल सही। नॉलेज शेयरिंग का पार्ट हमें पाकिस्तानियों में कम होता जा रहा था। अभी भी आप देखिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर हम देखें टिकटॉक टाइप की चीजें ज्यादा इन हो रही हैं कंपेरेटिवली रियल नॉलेज शेयरिंग। अगर एक इंसान अपने सक्सेसर रेडी करे, इट्स मीन ही और शी विल मूव नेक्स्ट वन, जी बिल्कुल बट वो सही। अंडरस्टैंड नहीं ले रहा। असल में देखें ना, पता क्या है मसला, ये है कि आजकल चूंकि एक मार्केट ऐसी है मिर्च मसाले वाली ना, ये जो हमारी एकेडमिक गुफ्तगू होती है, फिलोसॉफिकल गुफ्तगू होती है, या हम किसी ऐसी चीज के ऊपर बात करते हैं, तो उसकी व्यूअरशिप जनरली जो है वो या तो उस क्लास के लोग वहां पे उस वक्त होते नहीं है, उन चैनल्स के ऊपर या उस मीडिया के जो फॉर्म्स है उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होते। और दूसरा ये कि वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि जैसे आप क्या लेंगे, पिछले दिनों आपने देखा कोई भी, वो एक लड़की आई थी वो जो डांस भी करती थी, स्कैंडल भी बनाती थी दूसरों के, और बड़ी मशहूर हो गई, ठीक है, उसको फिर मुख्तलिफ चैनल पे बुलाना भी शुरू कर दिया गया। अभी भी मैं जब देखता हूँ तो मुख्तलिफ न्यूज चैनल पे हम देखते हैं, तो जब प्रोग्राम होते हैं तो वहां पे आमतौर पे किसी, मैं ये नहीं बुराई नहीं कर रहा किसी दूसरे प्रोफेशन की, लेकिन वहां पे मॉडल को बुलाया जा रहा है। अच्छा, सब टाइम मॉडल से सवाल किया जाता है कि जी आपके ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है, उसको पता नहीं होता। उनसे पूछा जाए उस्मान बुजदार कौन है, उसको बेचारी को ये पता नहीं होता। आप उसको बुलाया जाता है एज गेस्ट वहां पे, एक मतलब शो के अंदर, और वहां पे किसी प्रोफेसर को नहीं बुलाते, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाते, किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट को नहीं बुलाते, किसी आप क्या लेके मोटिवेशनल स्पीकर भी इवन उसको नहीं बुलाते, बहुत कम बुलाते। यू सेड वेरी राइटली। आप देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, तो दिखावा बिक रहा है, हालांकि हमारा कल्चर ये नहीं है। जी जी हमें अगर हम पाकिस्तान का देखें तो एटलीस्ट अगर यही प्रोग्राम, आपने बहुत अच्छी बात की है, यही मॉर्निंग शो, यही टॉक शो अगर अपने प्रोग्राम में ये अहद कर लें कि हमने पॉलिटिशियन से हटके, अपने मॉडल से हटके, अपने एक्ट्रेस से हटके हमने और लोगों को भी ऐड करना है। आई एम नॉट सेइंग कि उनको ना बुलाएं, जी जी बिल्कुल। फाइन, क्योंकि जी हमारा मीडिया बिकता है इस वजह से, बट एटलीस्ट थोड़ा सा बैलेंस रखें। इट्स द सेम पॉइंट कि हमने वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, 5 बॉल्स हैं। इट्स द सेम कि अगर वो लोग भी अपनी लाइफ में बैलेंस कर लें। आप देखिए, आप बहुत मजे की बात कर रहे हैं, मेरी अम्मा और मैं ये नोट करते हैं जब हम अक्सर ये टीवी प्रोग्राम देखते हैं कि वो कहती बड़े मजे से कह रही होती हैं, जी अच्छा कौन उस्मान बुजदार, कौन जी आरिफ इल्वी। जी आई जी मीन इट्स रियली सरप्राइजिंग। बिल्कुल सही। बट अच्छा, पॉइंट क्या आता है, जी बिल्कुल इंडिया सही। से चीज ऐड करूंगी। आई थिंक सो इस चीज को चेंज लाने के लिए ना, आपको मुझे अपनी बात को आगे फैलाना होगा। नहीं, अगर आप देखिए ना, अगर आप यूट्यूबर्स को देखें, आप मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे अब हमारे कुछ दोस्त काफी आ चुके हैं, खातन भी हैं, जेंट्स भी हैं, जो एंकर हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं। अब उनको मजबूरन अपना जो प्रोग्राम होता है उसके ऊपर कोई ना कोई मिर्च मसाले वाला स्लोगन लगाने पड़ते हैं, बातें लिखनी पड़ती हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा फैसला कर लिया, इंडिया जो है मुसीबत में फंस गया, और जनाब ये हो गया और वो हो गया, ताकि वो लोग उसको देखें, अट्रैक्ट करने के लिए व्यूअर्स को। मैं प्लीज। आपको इस चीज में थोड़ा सा ऐड करूंगी, जिसका आप एक खुद लीगल फर्टर्निटी से हैं, ठीक जी है। और दूसरा अगर हम पीटीए को देखें, पाकिस्तान टेलीकॉम जो अथॉरिटी है, उसको रोल प्ले करना चाहिए। अगर हम देखें, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट पीटीए अपनी बहुत जगह पे ना साइलेंस बिहेव होता है। जी जहां पे पीटीए कुछ अपना बिहेव शो करना चाहिए, टिकटॉक बंद होते हैं, ऑन हो जाता है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ सकी कि वो ऑन ऑफ की गेम से माइंड क्लियर क्यों नहीं कर पाए। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, नहीं खैर, इस पे बंद के फेवर में मैं नहीं हूँ, सच्ची बात। मैं इस फेवर में हूँ कि उसके ऊपर कोई ऐसी ना कोई फिल्टर्स लगा दिए जाए जो जो एज के लिहाज से, बिल्कुल। उसका जिक्र आ जाए, ताकि बिल्कुल जो बच्चे जो है जो अभी अडल्ट नहीं हुए उनको एक्सेस वो ना हो, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा बैरियर लगाते हैं। जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खुद ये बात करती हूँ। देखिए, बंद करना वो सेम ऐसा ही है कि जैसे कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के, हाँ हाँ। बट कुत्ता तो नहीं डरता। नहीं, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, कि आप देखें ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 60-70 न्यूज चैनल हैं, इसके अलावा इंटरटेनमेंट चैनल इसके अलावा हैं, तो सारे तो चैनल आ गए हैं, सारे चैनल अपने अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आपने देखा कुछ सालों के बाद लोग जो है आस्ता आस्ता उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है।
अब चंद एक चैनल जो है जिनको लोग ज्यादा देखते हैं, उनको पता होता है कि इनकी खबरें रिलायबल भी होती हैं और उसकी क्वालिटी भी होती है सारी ना। और कुछ चैनल जो वो चल तो रहे होते हैं इश्तिहारों के ऊपर, या जिस तरह छोटे मोटे इश्तिहार उनको मिलते रहते हैं, तो वो सर्वाइव तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लोग आमतौर पर व्यूअर्स ज्यादा नहीं देख रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि ये ओपन कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, अब सारे चलने दे, टिकटॉक भी चले, ट्विटर भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, सारे चलने दे, लेट द पीपल डिसाइड ना, वो ऑटोमेटिकली खुद भी आस्ता आस्ता रिफाइन करते चले जाएंगे। अच्छा, अब मैं अगला आगे चलता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको सबसे बड़ा कोई चैलेंज कहीं ओडी का मिला हो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का या एचआर का, किसी अदारे ने आपको कोई वो असाइनमेंट दी हो और वहां पे आपको बड़ी डिफिकल्टी आई हो उसको करने में, उस असाइनमेंट करने में, वहां पे वो जो एक्सरसाइज या असाइनमेंट थी, तो वो अगर आप शेयर करना चाहें अदारे का नाम लिए बगैर, वो क्या डिफिकल्टी आई? देखिए, हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल एक एचआर के लोगों को फेस करना पड़ता है, जब मैनेजमेंट चेंज का फैक्टर आता है तो बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट उसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। आपने पिछले एम्प्लॉयज को ये कंसर्न देना होता है कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क इसके लेवल की होगी, तो नेक्स्ट मैनेजमेंट उनको एक्सेप्ट करेगी। और नेक्स्ट वालों को भी आपने ये एक प्रॉपर जो ब्रिज का काम होता है ना, ऑडी का काम जो होता है, वो उस वक्त होता है, क्योंकि जब चेंज की हम बात करते हैं, चेंज इट्स नॉट इजीली एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखा जाए तो पेंडेमिक आप देख लें, बिल्कुल सही, एक्सेप्टेंस बहुत, यानी कि लोग घरों में बंद हो गए, ये सब कुछ। तो पॉइंट क्या था कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है कि जब आपके सराउंडिंग में चेंज हो रहे हैं तो आपने वो कैसे टैकल करने। बट आई थिंक सो, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स रियली डिफिकल्ट। आई थिंक सो एक्सेप्टेंस चैलेंज को एक्सेप्ट करना मुझे अच्छा लगता है। सो मैंने बहुत हैप्पीली इसको टैकल किया, और नॉट इन वन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट चेंज हुई है और सब कुछ, और ऑडी का पार्ट उसका बहुत मेजर पार्ट होता है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप असेस करते हैं कि भी इस जो अदारा है या कंपनी है, इसके अंदर जो है ओडी की जरूरत है। वैसे तो हर वक्त हर जगह होती है उसकी जरूरत, वो तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मतलब हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, लेकिन जहां जरा ज्यादा जरूरत होती है उसके लिए फिर आपके पास टूल्स होते होंगे। तो क्या होता है, आप कोई वहां पे सर्वे करते हैं या टीएनए करते हैं, ट्रेडिंग नीड असेसमेंट करते हैं, या ऐसे की चीजें करते हैं, वो क्या तरीकाकार होता है आपका? असल में देखिए इम्तियाज साहब, एक चीज आती है कि हम कहें ना कि जी जिस तरह लोग पहले एक माइंडसेट था कि जी एचआर नहीं होना चाहिए, एचआर का काम फाइनेंस कर लेगा। इट्स द सेम पॉइंट। अब एचआर ऑडी का काम एचआर नहीं कर सकता। ऑडी इट्स पार्ट, एचआर एंड ऑडी कंबाइन चलेगा, एचआर एंड एडमिन नहीं इकट्ठे हो सकता। तो ये हर इदारे में, चाहे मैं कहती हूँ अगर 25% भी है ना, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत भी है, उनको सक्सेशन प्लानिंग की जरूरत भी है। क्योंकि देखिए, अगर 25% है, उनमें से एक तो लीड कर रहा होगा, वो लीड पर्सन अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं। इसके अगर हम देखें तो बेस्ट एग्जांपल आती है, गवर्नमेंट ने देख लें। गवर्नमेंट ने एक बिजनेस में नहीं है, गवर्नमेंट नाम एक है, बट गवर्नमेंट आपको उसमें कॉस्मेटिक्स में भी मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको मेडिसिन में भी मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको फर्नीचर में भी मिल रहा है। हमारा जो ये माइंडसेट है ना कि हमने स्पेसिफिक एक चीज पे रिस्ट्रिक्ट होना है, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये जो जॉब रोटेशन है, इसका जिक्र आमतौर पे आता है कि एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट कर दे। मैंने कई कंपनीज में देखा, जो मैं जिनका मैं कंसल्टेंट भी रहा हूँ, कि उन्होंने मार्केटिंग का बंदा जो है उसको एडमिन में ले गए, एडमिन का बंदा फाइनेंस में ले गए। इस तरह फाइनेंस के बंदे आमतौर पर हमने देखा है कि वो एडमिन में और एचआर में कई हमने जाते देखे हैं। इस तरह एक बहुत बड़ा अदारा है जो शेखुपुरा रोड के ऊपर है, बड़ा पुराना अदारा, वहां पे आईटी का जो एक मैनेजर था उसको एचआर मैनेजर बना दिया और वो कामयाब रहा। तो ये जॉब रोटेशन जो है, इसका क्या फायदा होता है और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं अदारे को? अच्छा, जॉब रोटेशन के नुकसान मैं नहीं कहूंगी। जॉब रोटेशन इट्स रियली गुड एक्टिविटी। उसमें मैं बताती हूँ, देखिए इवन इन आपने तो डिपार्टमेंट ली ना, कि लाइक एचआर का बंदा आईटी, आईटी का बंदा एचआर। अब मैं मेरा बैकग्राउंड जाए तो आईटी का रहा जी। बीसीएस के बाद क्योंकि मुझे बैंक कैलिफिला से जब जॉब ऑफर हुई तो आईटी में हुई। बीसीएस के बाद जब मैंने एमबीए किया तो तब मैंने एचआर का परस्यू किया, लेकिन जॉब मैंने स्टार्ट भी एमबीए के बाद की थी। अब अगर हम आपने बड़ी अच्छी बात की, इवन इन सक्सेशन प्लानिंग तो दूर की बात है, लोग तो जॉब रोटेशन से भी डर जाते हैं
बिल्कुल जी शायद मुझे नौकरी से निकालने लगे हैं, हमें साइडलाइन कर दिया, कहते साइडलाइन कर दिया, बिल्कुल। इवन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देखिए एक जैसे एक बंदा एडमिन में है, एडमिन की बहुत एक माइनर एक्टिविटीज है, बहुत रूटीन वर्क है, कोई हट की चीज नहीं है। अगर उस बंदे को चांस मिल रहा है कि वो HR या मार्केटिंग में जाए, तो आई रियली फील हैप्पी कि उस बंदे को सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ इन्होंने गेट्स देखे तो मुझे मेरी जॉब रोटेट कर रही है। बट हमारा नेगेटिव माइंड चल रहा होता है। मैं यहाँ पे जॉब रोटेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। मैं टेलीकॉम में, ठीक है, टेलीकॉम में क्या होता है, आपके कॉल सेंटर में इनबाउंड और आउटबाउंड होता है। हमने लोगों को इतना रिस्ट्रिक्टेड देखा है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो अगर देखे ना कि नहीं बच्चे आज आपने आउटबाउंड की कॉल्स लेनी है, तो मैडम अच्छा मुझे नौकरी से निकालने का प्लान हो रहा है। तो ये चीजें माइंडसेट चेंज होने की बात है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट माइंड, जॉब रोटेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बाकी फैक्टर्स हो गए, ट्रेनिंग्स हो गया, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बहुत काम की जरूरत है। अच्छा मैम नुसरत, ये बताइए कि मल्टीनेशनल तो हम सुनते रहते हैं जी कि मल्टीनेशनल जो इनकरेज भी करती हैं, एफर्ट भी करती हैं कि वो जो है ओडी को फोकस करें, और फिर जॉब रोटेशन भी उसका एक पार्ट है। आमतौर पे ये तस्वर है कि जी लोकल जो कंपनीज हैं जिनको सिंगल मेंबर या सेठ जिसको हम आम जुबान में कहते हैं चला रहा होता है, उनकी तरफ से आपने आपके तजर्बे में क्या आया कि उनकी तरफ से इंकरेजमेंट तो होती है कि भी जॉब यानी ओडी की जाए और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जाए और लोग जो है उनको ज्यादा ग्रूम किया जाए, उनकी स्किल्स जो है लेवल उसको बढ़ाया जाए, इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं ना अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी। हम सेट कल्चर को भी ना समझ आ गए। मैंने एक सेट कंपनी को ज्वाइन किया और आफ्टर 7 months आई हैव रिजाइंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट कि दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जी HR OD की क्या वर्थ, क्या वैल्यू है। बट अभी रिसेंटली मैंने एक उसी कंपनी के एक बंदे को अपनी कंपनी में हायर किया। तो जब उस बंदे ने आके मुझे कहा कि मैडम अब वहाँ प्रॉपर HR के लोग हैं, वहां पे एक HR के बंदा 5 साल गुजार के गए, तो इट्स मीन दे रियलाइज दिस पॉइंट कि उनका सेट कल्चर अब उसका नहीं चलेगा। अगर उन्हें नहीं भी जरूरत ना, तो लेकिन मार्केट उनको ये एहसास दिलाती है कि आप इस वे से काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं, वरना देखें उस कंपनी के बंदे को कोई पिक नहीं करता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ने कुछ नहीं लर्न किया, सेट की सिर्फ आगे पीछे फिरे तो उसको कौन पिक करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा आप ये बताइए मैम नुसरत कि मैं तो समझता हूँ जो ओडी है ये तो फैमिली से शुरू हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है और घर के अंदर जो माँ होती है और उसके बड़े बहन भाई होते हैं या उसके जो फादर होते हैं, वो ओडी तो वहां से शुरू कर देते हैं। वो मतलब बेशक उसको बकायदा ओडी हम नहीं कहते, लेकिन वहीं से चल पड़ती है। क्या ख्याल है आपका? देखिए इम्तियाज साहब, आपने बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात की है। मेरे नाना वो एजुकेशन से ग्रेजुएट थे, तो आपने जो बात बताई है ना, देखिए आपको जो डिसिप्लिन, ओडी डिसिप्लिन आपको बता रहे हैं ना, ओडी आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा है, आपको जो एक फैमिली स्ट्रक्चर, एक फैमिली ट्री चल रहा है। आपने बहुत सही बात की, हम इसको रिलेट नहीं कर पाते। मेरे CEO ने एक दफा मुझे पूछा, मेरी रिपोर्टिंग डायरेक्ट CEO को रही, बैंक में भी, मास्टर ग्रुप और बाकी अदर कंपनीज में भी। तो मुझे कहते हैं कि आप नुसरत एक बात बताओ, आप अपनी डिसिप्लिन और अपनी सराउंडिंग में रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं। मैंने कहा सर एक चीज बताएं, आर वी ह्यूमन बीइंग? तो डेफिनेटली इंसानों के तो रूल्स होते हैं, और ये रूल्स तो हमें घर से सिखाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं छोटी सी बात करूंगी। आजकल हम अपनी एक, मैं फिर मीडिया की बात लूंगी। मीडिया में जो ड्रामे, जो कल्चर दिखा रहे हैं, अगर आप एक सर्वे में और आप मिलके एक सर्वे अगर हम कंडक्ट करें ना, तो मेरे यहाँ से पाकिस्तान की हर माँ कहेगी कि ऐसे ड्रामे नहीं दिखाने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो वो ऑडी घर से शुरू हो जाएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ये बताइए कि ये तो हम घर से चल पड़े, क्योंकि हर चीज की बुनियाद आपने देखा ना कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस में चले जाएं तो जो स्टेट्स का तस्वर आता है, जो सिटी स्टेट्स हमें यूनान से मिलती है ना, शुरू में उसका ओरिजिन वहीं से मिलता है, और उसकी जो ओरिजिन अगर देखा जाए तो ओरिजिन फैमिली से ही मिलता है कि फैमिली एक स्टेट की छोटी शक्ल है, जहाँ पे बाप होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, माँ जो होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट होती है, बड़े बहन भाई कैबिनेट होती है, ठीक है ना, छोटे बहन भाइयों को के बारे में फैसले करते हैं, घर के मामला को देखते हैं। तो ये चीज हमारे पाकिस्तान में माइंडसेट में लोगों की बहुत क्लियर होनी चाहिए कि चाहे जितना मर्जी हम लोग पढ़ लिख जाए, बट जो एक फादर है वो फादर फिगर बहुत मैटर करती है। जी अच्छा, नहीं मैम इसके ऊपर तो खैर अगर आपको टाइम मिले और बाकी जो व्यूज अगर चाहें तो अगर जानना चाहें
मेरी 2 वीडियो इसके ऊपर हैं जो यूट्यूब पे, क्या खातन के साथ जुल्म करती हैं। एक तो ये वीडियो है। दूसरी वीडियो है कि जो अकेली खातन हैं उनकी लाइफ के क्या इश्यूज हैं, वो उसके ऊपर मैंने बयान किए। और इसी तरह फिर जो है इस टॉपिक को मैंने उसके अंदर थोड़ा कवर करने की कोशिश की है। अब चूंकि ये हमारा बातचीत जो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं उस पर जाऊंगा नहीं। अच्छा, अब इसमें ये तो तय है ना जी कि हस्बैंड एंड वाइफ या खातून और मर्द जो हैं ये दोनों जो है इकट्ठे ही हैं। एक सेटअप अल्लाह ने बनाया है ना, एक नेचर, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि इंसानों ने बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अल्लाह ने बनाई है, फितरत ने बनाई है। और वो यही है कि माँ होती है, बाप होता है, ठीक है, और बहन भाई होते हैं और बाकी जीजो कारब होते हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान जो है, हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो ओडी का ही है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हमारी पीटीआई गवर्नमेंट को हम कह लेते हैं। पीटीआई गवर्नमेंट बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, अवाम के वोट से आई। इमरान खान जो है ऑनेस्ट आदमी है, इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है। तो लेकिन प्रॉब्लम जो मैं महसूस करता हूँ, बीइंग चूंकि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ, वो ये है कि यहाँ पे ओडी की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जरूरत है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए अगेन एक बात आती है, मैं पहले भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बात कर चुकी हूँ, इमरान खान अकेले अगर ऑनेस्ट है ना, उससे पाकिस्तान सकता जी। जब तक के जो साथ जो टीम है, जो अगेन आपने वही बात की, अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में एक गवर्नमेंट के कोई थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बात कर रहे थे कि जी पहले वाले कुछ नहीं कर रहे जी, वो कोई काम नहीं कर रहे, वो रुकावटें पैदा कर रहे। तो मैंने उनको बहुत सिंपल आंसर उनसे रिक्वायर्ड किया था। मैंने कहा आप उनको फारिग क्यों नहीं करते थे? हम तो ये देखते ना, जब हम एमएनसी की बात करें, अगर हम लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की भी बात करें, स्टेट को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, स्टेट बियर नहीं करेगा, स्टेट कहेगा गुड बाय। मैं कहा, कहते हैं नहीं वो भी हम नहीं कर सकते, फिर हमें खतरा है कि वो हमारे लिए रुकावटें करेंगे। मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त अगर देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस इशू है मेन ना, कि परफॉर्मेंस में शायद सूटेबल पीपल फॉर सूटेबल जॉब शायद नहीं है, जो कैबिनेट ले लें, नीचे उनके अफसर ले लें, जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक मिनट में सवाल कर लूँ फिर। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट लेवल पे भी उनको चाहिए कि कोई ओडी एक्सपर्ट्स जो हैं, जो इसके माहिर हैं, उनको बुलाएं, उनसे डिस्कस करें और वर्कलोड एनालिसिस भी करें, इस तरह की जो जितनी हैं उनके टीएनए करें, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी करें, और ताकि उनको तैयार करके और ग्रूम करके ताकि वो फिर काम उनसे लिया जा सके। तो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, मेरा ख्याल है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी इम्तियाज साहब, आपकी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। आई थिंक सो इसमें सबसे मेन चीज आती है कि वो जॉब एनालिसिस करें, राइट फॉर द राइट जॉब। यहाँ पे हम एक बंदे को 10 दफा एक जगह पे फिक्स करते हैं और फिर नेक्स्ट उसकी वजारत लेकर उसे कहते हैं नहीं जी यू आर नॉट फिट फॉर दिस पोजीशन। आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स हमें फिर याद आता है कि नहीं इसी को ही रख लेते हैं। ये बातें आपकी कोई पर्सनल रिलेशंस पे नहीं होती है। जॉब एनालिसिस किया जाए प्रॉपर, और गवर्नमेंट को प्रॉपर एक बंदे को इवन आई थिंक सो जहां हम हर चीज को मशीन रख लेते हैं ना, वो उसके साथ एक एचआर का बंदा भी ऐड कर दे जो ये एटलीस्ट बताए कि हाँ जी दिस इज द राइट पर्सन, ही और शी इज द राइट पर्सन फॉर दिस पोजीशन। असल में मैं गुजारिश करता हूँ ना, देखिए असल में मसला ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, पार्लियामेंट सिस्टम है ना। अब पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कि मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी है कि ही शुड बी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ना, या वो अपना नेशनल असेंबली का मेंबर हो या वो सेनेट का मेंबर हो। जो एडवाइजर बनाए जाते हैं वो लिमिटेड उसकी इजाजत। अब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जमहूरियत है, जैसे अमेरिका के अंदर है, वहां पे क्या है कि टेक्नोक्रेट्स को ले लेते हैं। यानी एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, उसको आराम से वजीर तालीम बना देते हैं, ठीक है। एक आदमी जो है वो डायरेक्टर जनरल लेबर रहा है या जनरल मैनेजर आईआर रहा है, एचआर रहा है किसी बड़ी कंपनी के अंदर, उसको उठा के वो मिनिस्टर लेबर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कह लें एक डॉक्टर है जो बड़ा प्रोफेसर रहा है, कोई प्रिंसिपल रहा किसी मेडिकल कॉलेज का, उसको वो वजीर सेहत बना सकते हैं। अब अच्छा, ये वहां पे गुंजाइश होती है क्योंकि उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है कैबिनेट में आने के लिए ना, मजबूरी होती है असल में पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर ना। तो शायद ये वजह भी है मौजूदा गवर्नमेंट, लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके पास जितने भी लोग हैं
इनकी अगर ओडी कर ली जाए, इनकी अगर आप कह लें कि जो थोड़ा बहुत इनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं या प्रोफेशनल ट्रेट्स हैं, अगर किसी फील्ड में मिलते हैं तो उसमें डाल के उनको साथ ग्रूम भी किया जाए, जैसे आपने सजेस्ट किया कि एचआर का बंदा साथ हो, जो आइडेंटिफाई करे उसकी जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है और उसके ऊपर फिर उसको हेल्प देखें। तो यहाँ पे हमारा ओडी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ओडी है, तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा। जो पहले चल रहा था सिस्टम, वो तो हम कहते हैं ना, हम उसमें, आप भी इंडस्ट्री में माशाल्लाह से बहुत टाइम पहले से हैं, 15 साल मुझे भी हो गए। हम कब से सुन रहे हैं एकेडमिया इंडस्ट्री का गैप, और हम इसको रिमूव नहीं कर सके। सॉरी बट राइट नो, अगर हम बात करें इस टाइम पे, तो डॉक्टर अताउर रहमान जैसा इंपॉर्टेंट बंदा हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। गवर्नमेंट को चाहिए उनसे फायदा उठाए। 1.2 आप देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, डिजास्टर है। बच्चा, लर्निंग अलायंस का बच्चा, एलजीएस का बच्चा आपकी रिकॉर्डिंग ऑन करके वो म्यूट करके चला जाता है, टीचर को पता है वो बच्चा मौजूद है, बट बच्चा वहां पे गेम खेल रहा है, बच्चा फिजिकली बैठा। अच्छा मैम नुसरत, अब चूंकि हमारे पास टाइम चूंकि कम है, तो मेरी तरफ से आखिरी सवाल है ये। अब कहते हैं सितारों के आगे जहां और भी हैं, ठीक है, अब आगे क्या, अब आगे क्या प्लान है आपके, क्या आप करना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर में? चूंकि अभी तो माशाल्लाह आप बिगिनिंग ऑफ कैरियर आपका ऑलमोस्ट 15 इयर्स हुए हैं आपको, अभी बड़े साल पड़े हैं आपको अपने प्रोफेशन के अंदर, तो क्या टारगेट्स क्या आपके यानी क्या अचीव करना चाह रहे हैं? कि मैं अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकूं, मैक्सिमम नॉलेज में शेयर कर सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप भी एक टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, आप पॉलिटिशियंस के तबसा भी कर रहे हैं, सब कुछ चीजें चल रही हैं, बट नॉलेज शेयरिंग का फैक्टर, आप देखिए हमारे यहाँ पे सक्सेस रेडी ना होने का मेजर रीजन ये है कि हम जिससे तैयार करना था ना, वो भी खौफजदा होते हैं, और मेन खौफजदा वही होता है कि पता नहीं अगर मैंने कुछ बोल दिया, मेरे कोई अच्छा वर्ड्स लेके, तो पता नहीं वो क्या सीख लेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारा इस्लाम हमें ये सिखाते हैं कि हम नॉलेज शेयर करें और दूसरों को कहते हैं ना, खुशियां बांटनी चाहिए। तो नॉलेज बांटना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से सबसे मेन अचीवमेंट लाइफ की आपकी पूरी हो जाती है। मैम नुसरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। व्यूअर्स, आपने मैम नुसरत की बातें सुनी और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव, बड़ी ही आप कह लें इंटेलेक्चुअल और बड़ी ही आप कह लें कि काम आने वाली बातें उन्होंने की हैं, जो मुख्तलिफ अदारों पे लागू हो सकती हैं। ये सिर्फ किसी कंपनी के ऊपर नहीं, बल्कि ये गवर्नमेंट के अदारे जो हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है या पार्लियामेंटेरियंस हैं, या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ये सब पे ये लागू हो सकती हैं। ओडी की रिक्वायरमेंट जो हर जगह पे है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ अगर पाकिस्तान में फोकस कर दिया जाए और अगर इमरान खान साहब तक या उनके जो रेलेवेंट जो लोग हैं उन तक ये बात पहुंच रही है, तो वो इस तरफ तवज्जो अगर देंगे, तो आज अगर ये शुरू कर देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल के बाद बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क आएगा। तो इसी तरह किसी और टॉपिक पे फिर दोबारा किसी और मेहमान के साथ फिर अगले अपने जो ग्लोबल रिव्यू प्रोग्राम है उसमें मुलाकात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।